इंडिया न्यूज पर इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। हम लेकर आए ओपीडी सर्विस और ओपीडी सर्विस में खास हम आपके लिए इसीलिए लेकर आए ताकि आपको बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसी बीच हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ पर दे सकें, क्योंकि हमारे साथ अनुभवी डॉक्टर्स जुड़ते हैं और आपके हर सवालों का जवाब यहीं पर मिलेगा इंडिया न्यूज पंजाब पर। आपको बिना वजह घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आप होम आइसोलेशन में हो या फिर अगर आप में कोई शुरुआती सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर डॉक्टर के जरिए आप ले सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, कोई भी शंका हो, हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए खास तौर पर ओपीडी सर्विस लेकर आया है, जिसमें आप सीधा कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। तो हर रोज हम एक तय समय पर ये सर्विस लेकर आते हैं ताकि आपको बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। सिम्टम क्या है ये हम आपको बताते हैं। छाती में दर्द हो, सांस फूल रहा हो, कोविड निमोनिया हो, खांसी हो, जुकाम हो, खांसी समय क्लॉट्स आ जाए तो आपको सचेत होने की जरूरत है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। तो चलिए, वैक्सीन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कमल कुमार जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं वैक्सीन के बारे में, कोरोना के बारे में। साथ ही हमें आप नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और घर बैठी जानकारी ले सकते हैं। तो अभी फोन उठाइए और कॉल करिए, क्योंकि डॉक्टर कमल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम सवालों का जवाब आपको यहीं पर मिलेगा। डॉक्टर कमल कुमार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर कमल एमडी मेडिसिन हूँ और आई एम पोस्टेड एट रीजनल हॉस्पिटल सोलन, हिमाचल प्रदेश एज अ बीएमओ स्पेशलिस्ट। डॉक्टर कमल, मेरा पहला सवाल ये है, जो मौजूदा हालात है, अगर किसी में शुरुआती सिम्टम दिखाई दिए, घर पर रहकर वो किस तरीके से रिकवर कर सकता है ताकि उसे अस्पताल ना जाना पड़े? शुरुआती सिम्टम्स में ये है कि यदि प्रोड्रोम है, सिर्फ उसको बॉडी एक्स हैं, हल्का बुखार है, तो सिर्फ पैरासीटामोल घर में ले और आराम से स्टीम लेता रहे और सिर्फ पैरासीटामोल ही काफ़ी है उसके लिए। परंतु यदि सिम्टम बढ़ जाएं, उसे खांसी ज़्यादा आने लगे, बलगम आने लगे, छाती में दर्द होने लग पड़े, सांस फूलने लगे, तो वो उसको हॉस्पिटल आके अपना चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। डॉक्टर कमल, हिमाचल प्रदेश में मौसम कभी भी करवट बदलता है और जिसके चलते सर्दी जुकाम होती है, ये आम सी बात है। और इस कोरोना के सिम्टम्स भी कुछ इसी तरीके से है। एक ये कंफ्यूजन दूर करना, दूसरा जो कोविड निमोनिया है और आम निमोनिया, इन दोनों में हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सबसे पहले तो क्योंकि अब जुकाम खांसी, हाँ आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि दोनों एक तरह के हैं, परंतु आज के संदर्भ में यदि हमको लेकर चलें कि हमको खांसी जुकाम हो रहा है और कुछ हो रहा है, तो कोविड को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनिशियली ये 4-5 दिन तक तो कुछ ज़्यादा नहीं होता, पर उसके बाद ये एकदम ही अपना रूप बदल लेता है और क्योंकि लंग्स में सेटल हो जाता है और ये निमोनिया का रूप ले लेता है। मोस्टली ये जो कोविड निमोनिया है, ये दोनों तरफ सेट हो जाता है। जो नॉर्मल निमोनिया है मोस्टली एक तरफ ही रहता है, एक लंग को इन्वॉल्व करता है, पर ये दोनों लंग्स को एक साथ ही इन्वॉल्व कर लेता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक साइड का यदि निमोनिया है तो वो कोविड नहीं हो सकता, तो मोस्टली ये दोनों लंग्स की इन्वॉल्व करता है और बेसल रीजन्स में ही पहले इन्वॉल्व करता है। जी डॉक्टर कमल, आप बहुत अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हैं, विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, आपका सवाल क्या है? हेलो जी, सवाल पूछिए आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी। मैं आज कोविड का वैक्सीन लगवा के आया हूँ। विनोद जी, पहले आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम करिए। हाँ, मैं आज ना कोविड का वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन लगवा के आया हूँ। अपना सवाल कंप्लीट करिए, डॉक्टर कमल आपको सुन रहे हैं। हाँ जी, बोलो। हाँ, मैं आज कोविड का वैक्सीन लगवा के आया हूँ, पर मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ, पर मेरे में सिर में थोड़ा भारीपन रह रहा है, तो इसके लिए कोई दवाई लेनी पड़ेगी मेरे को? मोस्टली क्या होता है कि वैक्सीन लगाने के बाद हल्का बुखार या साइट जो है जहाँ पे वैक्सीन लगा होता है वहाँ पे हल्का सा दर्द हो जाता है,
तो नॉर्मली ऐसे में यदि आपको थोड़ा सा भी लगे भारीपन या कुछ है तो पैरासीटामोल जो है वो अच्छी दवाई है, वही आपने लेनी है। 1 या 2 दिन बुखार भी आ सकता है कई बार, तो उसके लिए भी आपने पैरासीटामोल ही कंटिन्यू करनी है 1 या 2 दिन के लिए। तो उम्मीद करते हैं विनोद आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर कमल, ऐसे बहुत से दर्शकों के सवाल आते हैं कि इस वैक्सीन का डोज ले या ना ले, क्योंकि दूसरी अगर हम मेडिसिन, नॉर्मल मेडिसिन भी लेते हैं और दूसरी किसी बीमारी का हम वैक्सीन का डोज भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट रहता है, लेकिन इस वैक्सीन के लिए लोगों में इतना भय क्यों है, इतना संशय क्यों है? शुरू में ये देखा गया कि डिफरेंट भ्रांतियां थी इसको लेके कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को लेके, तो लोग डर भी रहे थे कि कोरोना ने पिछले 1 साल में शायद कुछ हमारा नहीं बिगाड़ा, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना ने जो नहीं किया वो वैक्सीन से हमारे लिए हो जाए। परंतु जैसे जैसे वैक्सीन लगता गया और लोगों ने देखा कि हाँ वैक्सीन से इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जो पहले से मिथ्स बन गई थी कि जी अधरंग हो जा रहा है या कुछ और हो जा रहा है, वो नहीं था। तो इसलिए अब लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बात है। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है जी, मेरे कोरोना हो गया था मुझे नवंबर में, तो अब मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता? बिल्कुल आपको वैक्सीन लगानी चाहिए जी। वैक्सीन जो है, ये कोरोना जो है एक बार हो गया है तो ज़रूरी नहीं है दोबारा ना होगा, तो आपको वैक्सीन ज़रूर लगा लेनी चाहिए। जो आपके जो पहले थोड़े एंटीबॉडीज़ बने होंगे उनको और एनहांस करेगा और आपको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा, तो ज़रूर लगाना चाहिए आपको। तो वैक्सीन इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। हम बार बार यही अपील करते हैं दर्शकों से, वैक्सीन ज़रूर ले। 18+ के जब राज्य में, आपके तमाम राज्यों में जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तब वैक्सीन आपको ज़रूर लेना है। डॉक्टर कमल, अगला सवाल मेरा ये है, जिस हिसाब से एक नेगेटिविटी काफ़ी फैली है चारों तरफ और लोग मानसिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, और मानसिक तौर पर अभी इस वक्त में फ़िलहाल तो हमें बहुत फिट रहने की ज़रूरत है। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव और लो फील कर रहे हैं? लो फील जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बार जो है सबके लिए ये है कि एक बार जो है इस नेगेटिव माहौल जो बन गया है, क्योंकि कोरोना बहुत ही लंबा एक बीमारी फैल रही है और लोगों में माहौल इस तरह का है, भय का माहौल भी है और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बिजनेस डाउन है, तो लोगों में नेगेटिविटी आना वो यह एक तरह से संभव है। परंतु इससे निकल के हमको और कुछ सोचना चाहिए, ताकि जब तक आदमी अपने आप को कहीं और बिजी नहीं करेगा ये नेगेटिविटी नहीं जाएगी। बिल्कुल। इसी बीच डॉक्टर कमल, एक और दर्शक जुड़े हैं, कुलविंदर। कुलविंदर जी, आपका सवाल क्या है? कुलविंदर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? सवाल क्या है आपका? डॉक्टर कमल लगातार बने हुए हमारे साथ। कैंसर के पेशेंट है जी लुधियाना में, उन्हें 15 दिन से बुखार हो रहा था। वो अपना सवाल कंप्लीट करिए। डॉक्टर कमल हमें सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेडिसिन ले रहे थे अब, लेकिन 15 दिन बुखार नहीं टूटा। तो अभी उनका फिर एमडी डॉक्टर से संपर्क किया था हमने, तो उन्होंने कहा था कि इनका सीटी कराइए, सीटी स्कैन। लेकिन दवाई मेडिसिन दी और बुखार उतर जाएगा। उनका बुखार 2 दिन से बिल्कुल ठीक है और उन्हें और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, खांसी, रेशा या और किसी चीज की। तो क्या अब सीटी स्कैन कराना चाहिए? वो कैंसर के पेशेंट थे एक्चुअली। सीटी स्कैन, अब पहले आपने ये बताया नहीं कि कहाँ का कैंसर था, नंबर 1। दूसरा ये रहेगा कि क्योंकि सिर्फ कोरोना के अलावा भी और सारी बीमारियां हैं, जनरल इन्फेक्शंस हैं, जिनकी वजह से ये बुखार आ सकता है, और यदि कैंसर एक्टिव है तो पर्सिक कैंसर की वजह से भी बुखार आ सकता है। तो यदि अभी ठीक है, कोई बात नहीं है, 2 दिन से ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर यदि ऐसा लगता है आपको कि दोबारा बुखार आ रहा है, कुछ
सांस उनका चढ़ रहा है तो जरूर वर्कअप करवा लें इसके बारे में। जरूरी नहीं सीटी स्कैन, और भी पायरेक्सिया वर्कअप होता है वो जरूर करवाएं। तो अभी के लिए आपको कुछ करने की जरूरत कुलविंदर, नहीं है। आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर कमल, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी माने तो देश के अलग अलग राज्यों में पीक कोरोना का अलग अलग समय में आएगा। हिमाचल प्रदेश में भी अब हालात थोड़े खराब होते जा रहे हैं। क्या माने, हिमाचल प्रदेश में पीक टाइम कब आएगा और उसके लिए कितनी तैयारी करने की हमें और जरूरत है? जैसा कि हमने देखा है, पिछले साल का भी हमें एक्सपीरियंस है कि हम इस सारे उसको, हमारा पीक जो है वो थोड़ा सा बाकी स्टेट से लेट आता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री ही लेट होती है कोविड बिल्कुल। की, और हमारे राज्य की जो सीमाएं हैं, हमारा राज्य बंद भी कर था कुछ स्तर तक, तो इसलिए यहाँ की जो प्रोग्रेस है पीक की वो उतनी ही स्लो हो जाती है। तो आई थिंक जो पीक आएगा वो पूरे 1 महीने के आसपास में पूरा पीक आना चाहिए। ये 25 दिन से 30 दिन तक ये पीक आएगा, और उसके बाद ये नीचे की तरफ फिसलेगा फिर ये। तो बिल्कुल हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पीक के लिए अभी समय है। डॉक्टर कमल, इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, कृष्ण जी, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर खान पीन का भी परहेज है कि नहीं? मैं आपका प्रश्न नहीं सुन कृष्ण, पाया। आप अपना Please सवाल repeat दोहराइए। करेंगे? सवाल है जी, अंदर कोरोना से कोई खान पीन का भी परहेज है कि नहीं? खान पीन का परहेज, बिल्कुल जी परहेज तो नहीं, पर मेरे ख्याल से डाइट अच्छी होनी चाहिए आपकी, जो आपको न्यूट्रिशन पूरी करे और आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। तो और स्पेशली हाँ, पीने का परहेज जरूर करना चाहिए। अल्कोहल जो है वो आपकी इम्यूनिटी को कम करती है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अल्कोहल जो है वो इसको ज़्यादा बढ़ा भी सकती है, तो क्योंकि आपकी डाइट कम हो जाती है और इम्यूनिटी लो हो सकती है, तो पीने का परहेज जरूर करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो उम्मीद करते हैं कृष्ण जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर कमल, मेरा अगला सवाल ये है, जो कोरोना संक्रमित पेशेंट है, जब वो नेगेटिव होते हैं, जब वो कोरोना को मात देते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब कोरोना का नया स्ट्रेन जो है, नेगेटिव होने के बावजूद भी, कोरोना को मात देने के बावजूद भी जो उसका कहीं ना कहीं गंभीर परिणाम देखने को मिल रहा है। आखिर कहाँ पर, क्या मरीज लापरवाह हो रहे हैं? क्यों ऐसे कई बार बहुत ही भयावह परिणाम सामने आ रहे हैं नेगेटिव होने के बावजूद भी? नेगेटिव जो पेशेंट है, प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि आदमी जो है एक बार नेगेटिव हो गया तो उसे रीइंफेक्शन नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा ये है कि ये जो वायरस है बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है और डिफरेंट वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वही वाला स्ट्रेन जो उसको पहले इन्फेक्ट कर चुका है वही उसको दोबारा करेगा। नया जो स्ट्रेन है वो भी इन्फेक्ट कर सकता है, और जो नए म्यूटेटेड जो वेरिएंट आ रहे हैं वो ज़्यादा विरुलेंट है। जैसे हमने आज ही पढ़ा है कि जो विशाखापट्टनम का जो वेरिएंट है वो ज़्यादा वो है, और लोग भी इसके बाद जो है कि ज़्यादा लापरवाह भी हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा बैरियर है वो मास्क है, जो बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। तो मास्क जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोरोना से पहले हो या कोरोना के बाद हो। दूसरा सैनिटाइजेशन, जो हैंड सैनिटाइजेशन है वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हम लापरवाही करते जा रहे हैं। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग उसको नहीं रख रहे हैं। मैं देखता हूँ कि इवन जो हमारी टेस्टिंग की लाइंस होती हैं उनमें भी लोग एक के ऊपर एक चढ़ा होता है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ वो लोग आए होते हैं जो सस्पेक्ट होते हैं सारे, उनको तो कम से कम दूर खड़े होना चाहिए, पर वो भी ऐसे खड़े होते हैं कि जैसे बस एक दूसरे को कोरोना देके ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों का पालन नहीं हो रहा है और इन चीज़ों से ज़्यादा खतरा भी बढ़ रहा है। तो बिल्कुल मास्क को जो है अब हमें अपने बिल्कुल डेली रूटीन में लाना होगा पोस्ट कोविड के बाद भी। तो इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, साहिल, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल है, जैसे हमने पहले कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई, तो उसके बाद हम कोवैक्सीन लगवाएंगे या कोविशील्ड भी लगवा सकते हैं? जिन्होंने फर्स्ट डोज कोविशील्ड की लगवाई है उनको डेफिनेटली दूसरी डोज भी कोविशील्ड की ही लगवानी है। ऐसा नहीं है कि इंटरचेंजेबल है ये दोनों। हाँ, पर ये है कि क्योंकि ये मे बी एनुअल वैक्सीनेशन होगी तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर चेंज कर सकते हैं अपने वैक्सीन को जब दोबारा वैक्सीनेशन होनी है। पर जिन्हों के जैसे
एक एनुअल वैक्सीनेशन आपकी फर्स्ट टाइम हो रही है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज शुड बी सेम। डॉक्टर कमल, मेरा अगला सवाल है, जिस हिसाब से ये कोरोना अपना नेचर बदल रहा है समय समय पर, क्या लगता है तीसरा लेयर भी आएगा? तीसरा दो, एक्सक्यूज मी, दोबारा बोलेंगे, क्या पूछ के आप? हाँ, थर्ड स्पाइक। हाँ, थर्ड स्पाइक, क्योंकि सारे हमने बाकी कंट्रीज में भी देखा है कि थर्ड स्पाइक फोर्थ स्पाइक चल ही रहे हैं, तो मे भी जो ये सारा होने के बाद जो है 4 स्पाइक के बाद मेरे ख्याल से नॉर्मल होने वाला है सब कुछ। तो थर्ड स्पाइक डेफिनेटली आएगा और हर साल का एक आ रहा है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में हम थर्ड स्पाइक भी देखेंगे। हिमाचल कितनी मजबूती से लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ? डॉक्टर कमल, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, रोहित आप पहले अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार रोहित जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी रोहित। सर हमारी न्यूली मैरिड हैं, हम मेरी वाइफ के, हमें जैसे किसी ने बता दिया कि जो नए नए मैरिड हैं इनको इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, क्या ये बात सही है? कोई भी इंजेक्शन या वैक्सीन की बात कर रहे हैं आप? हेलो रोहित, आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं? कोविड वैक्सीन की सर। रोहित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वैक्सीन की सर। वैक्सीन जब एज ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेट्स में 18 प्लस में शुरू कर दिया और कई स्टेट्स में नहीं किया है। यदि आपकी स्टेट में शुरू कर दिया है और आप न्यूली मैरिड हैं, वैक्सीन लगवा लें। सिर्फ प्रेगनेंसी हो और या लैक्टेशन हो तब आपने नहीं लगवाना है। दूध पिला रहे हो बच्चे को या प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगवाएंगे, अदरवाइज लगवा सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं रोहित आपको आपके सवाल का जवाब मिला हो। डॉक्टर कमल, मेरा सवाल था हिमाचल कितनी मजबूती से लड़ रहा है, क्योंकि आप सोलन में हैं और सोलन जो है इस वक्त टॉप संक्रमित जिलों में है। सबसे ज्यादा केसेस जो है सोलन में भी देखने को मिल रहे हैं। कांगड़ा, सोलन और हमीरपुर, शिमला में जो है टॉप 5 संक्रमित जिलों की बात करें तो सोलन में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। सोलन में इसलिए भी क्योंकि हमारा जो माइग्रेटरी जो तबका है वो बहुत ज़्यादा है, बाहर से लेबर क्लास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और दूसरा ये है कि पॉपुलेशन भी यहाँ पे ज़्यादा है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डर पे है, तो इसलिए ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पर एज सच मैंने देखा है कि हिमाचल में एज सच अभी तक जो स्ट्रेटजीज़ हैं टू फाइट दिस बहुत अच्छी चल रही हैं। हमने जो कोविड केयर सेंटर्स हैं वो डिफ़ाइन किए हैं, जो कोविड हॉस्पिटल है वो डिफ़ाइन किए हैं, ऑक्सीजन अभी तक पर्याप्त मात्रा में है, वो सब चल रही है। तो अभी तक हम दवाइयों में, ऑक्सीजन में, बेड्स में काफ़ी अच्छे पर्याप्त रूप से चल रहे हैं। पर ये मामले बढ़ते रहे तो मे भी हम कहीं ना कहीं हमको कमी आने वाली है, यदि जिस हिसाब से बढ़ रहा है सारा कुछ। पर अभी तक हम काफ़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं डॉक्टर कमल आगे भी आप लोग इसी मजबूती से लड़ते रहे, क्योंकि आप डॉक्टर्स दिन रात जो सेवाएं दे रहे, देवदूत बनकर अपनी जो भागीदारी निभा रहे, वाकई में देश आपका हमेशा ऋणी रहेगा। डॉक्टर कमल, मेरा अगला सवाल ये है, जिस हिसाब से ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन फैलते जा रहा है और वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल है, क्या जिस हिसाब से आपने कहा कि गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी जो है वो नहीं ले सकती है, क्या स्तनपान करने वाली महिलाएं वो ले सकती है? और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो मल्टीपल डिजीज से ग्रसित होते हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन का डोज नहीं ले सकते हैं? वैक्सीन के लिए बड़ी क्लियर इंडिकेशन ये है कि कोई भी सीवियर एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो, चाहे वो बहुत सीवियर अस्थमा हो या किसी ड्रग एलर्जी हो या किसी भी चीज़ से इस तरह की एलर्जी कि आदमी का सोजिश आना, सांस फूलना और इस तरह के यदि रिएक्शन कभी भी हुआ हो उसको लाइफ टाइम में, तो नहीं लगाना चाहिए। प्रेग्नेंट को लैक्टेशन में नहीं लगाना चाहिए, और किसी की एज सच भी इम्यूनिटी कम हो तो शायद ना ही लगाना चाहिए। पर बाकी जगहों में जितने भी मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, आदमी को कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनको ज़रूर लगवा लेना चाहिए, क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पर बाकी जगहों में जितने भी मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, आदमी को कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनको ज़रूर लगवा लेना चाहिए, क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरी है, इनमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है,
तो इनको डेफिनेटली जल्दी सामने आना चाहिए और अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि एंटीबॉडीज़ बने और इन पे जो इसका जो कोविड का असर है वो उतना ज़्यादा खतरनाक ना हो। बिल्कुल डॉक्टर कमल, इसी बीच एक और क्योंकि ऐसा दर्शक नहीं जुड़े है कि हैं, वैक्सीन के बाद कोविड नहीं हो पाएगा। कुलदीप कौर जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी जी। डॉक्टर, मुझे ना पेन हो रहा है चेस्ट में और कल में इंजेक्शन लगवाता था वैक्सीन का। चेस्ट में पेन, पहले तो आपको इसको डेफिनेटली देखना पड़ेगा किस तरफ चेस्ट में। हेलो, हाँ जी, आपको ये जो चेस्ट पेन हो रही है इसको पहले डायग्नोस करवा लेना चाहिए कि ये किस वजह से हो रहा है। सिर्फ मस्कुलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये डेफिनेटली यदि कोई चेस्ट की निमोनिया या हार्ट की वजह से है तो डेफिनेटली नहीं लगवाना चाहिए। तो यदि इस तरह की चेस्ट पेन है तो पहले इसको डॉक्टर से मिलकर डायग्नोस करवा लें आप प्लीज़। तो उम्मीद करते हैं कुलदीप कौर आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर कमल, 18 प्लस के लिए तो अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, कई राज्यों में, हालांकि हिमाचल में भी नहीं हुई है, और लेकिन जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, उनको भी अब ये बीमारी अपनी जद में ले रहा है। किस तरीके से माँ बाप उन्हें सुरक्षित रखे, किस तरीके से बच्चे 18 बिलो 18 अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या एहतियात उन्हें बरतना होगा? वही एहतियात जो सबके लिए हैं। सबसे पहले तो यही है कि घर में रहें, इंडोर्स रहें, जितना ज़्यादा रहें, बाहर खेलने ज़्यादा ना भेजें उनको, और घर में रहने के बावजूद भी वो जो है अपना सैनिटाइजेशन पे ध्यान दें। बाहर यदि जाना भी पड़ता है तो मास्क जरूर डालें, उन्हें आदत डालें मास्क डालने की, और घर में घुसते ही फिर से सैनिटाइजेशन, हाथ धोना और जो भी है सैनिटाइज़र यूज़ करें वो। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या बाज़ारों में, पार्टियों में उनको कोशिश करें ना जाएं वो। तो बिल्कुल कोविड-19 के नियमों का पालन करना है। डॉक्टर कमल, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, रोहित जी, आप अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि यंग एज के लिए ये सेफ रहेगी वैक्सीन लगवाना, इन फ्यूचर उन्हें कोई दिक्कत ना आए? बिल्कुल, अभी जो है यंग एज के लिए भी वैक्सीन जो है वो शुरू कर रहे हैं, पर अभी बहुत ज़्यादा ट्रायल्स नहीं आए हैं, तो अभी तक इसीलिए 18 से नीचे इस वैक्सीन को अभी तक नहीं ओपन किया गया है इस वैक्सीन को। पर हाँ, कुछ वैक्सीन जो हैं जिनके ट्रायल्स हो गए हैं वो मार्केट में आ रहे हैं जल्दी, तो लगाने तो सभी को हैं क्योंकि सभी ने बचना है और दिक्कत भी कम ही आएगी। तो उम्मीद करते हैं रोहित, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर कमल, मेरा अगला सवाल ये है, जिस हिसाब से आप डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मैक्सिमम पेशेंट अगर वो बहुत सीरियस ना हो या फिर किसी और बीमारी से ग्रसित ना हो, उसको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट अगर वो कोविड के संक्रमण उसमें दिखाई दे तो घर पर रहकर इस बीमारी को मात दे सकता है, और इसी के चलते बहुत से लोगों ने जो डिवाइस है वो घर पर ले रखे हैं। ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर फ्रिक्वेंटली यूज करने से उसका प्रभाव शायद इतना नहीं रहता है। कब और कौन से टाइम में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जब माइल्ड डिजीज़ है आपकी, जब सिर्फ आपको सिम्टम जो है माइल्ड है, सिर्फ हल्का बुखार या सिर्फ बॉडी एक्स हैं, आप मेडिसिन ले रही हैं, तो सिर्फ आपको ये ऑक्सीमीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसी कंडीशन जहाँ आपको लगता है कि आपके खांसी ज़्यादा हो रही है, सांस चढ़ने शुरू हो गया है, चेस्ट पेन है, तो उन केसेस को मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि हाँ, उनका ऑक्सीजन लेवल तो नहीं गिर रहा है। ऐसे केसेस को होम आइसोलेशन पे हमें वो ऑक्सीमीटर से मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि वहाँ यदि 94 से नीचे जाता है तो हमको पहली खतरे की घंटी है कि हाँ, अब थोड़ा सा हमको मॉनिटरिंग कर देनी चाहिए शुरू, और यदि 90 से नीचे आती है तो हेल्थ अथॉरिटीज़ को ज़रूर इन्फॉर्म कर लेना चाहिए कि मैं 90 से नीचे आ रहा हूँ तो मुझे आगे क्या करना है। अकॉर्डिंगली हेल्थ अथॉरिटीज आपका आगे। डॉक्टर कमल, आप हमारे चैनल में आए, दर्शकों को तमाम सवालों के जवाब दिया, इस कीमती वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे ओपीडी सर्विस, आपके तमाम सवालों का जवाब यही मिलेगा। कल फिर हम लौटेंगे एक नए डॉक्टर के साथ। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।